हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल जेडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए पहला चैप्टर जो आपका बेसिकली बुक में दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अब इसके टॉपिक्स आज से मैं स्टार्ट करूंगा। अभी तक मैंने कह सकते हैं उसका चैप्टर का पीछे का जो मैंने पढ़ाया उसका नाम जरूर मैंने आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री दिया था, क्योंकि उसमें भी जो कंसेप्ट्स थे वो बेसिक ही थे। और उसको आप फाउंडेशन केमिस्ट्री भी कह सकते हो लास्ट लेसन को। लेकिन जो आपकी बुक के हिसाब से जो लेसन है उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आज से स्टार्ट करूंगा। तो जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें सबसे पहले तो आपके चाहे सीबीएसई बोर्ड की बुक हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड की बुक हो या आईसीएसई बोर्ड की बुक हो, उसमें सबसे पहले तो यही दिया गया है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसके बेनिफिट्स या यूजेस डेली लाइफ में क्या है। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस या फिर यूजेज या बेनिफिट्स पूछे जाते हैं तो लगभग स्टूडेंट्स एक ही चीज़ लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। लगभग लगभग सेम है जरूर, लेकिन उनमें डिफरेंस है और एग्जाम में वही डिफरेंस के हिसाब से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है। तो बेहतर यही होता है कि आप इसके डिफरेंस को अच्छे से समझ लें। अगर इम्पोर्टेंस पूछा जाता है केमिस्ट्री का, तो इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि उसके ऐसे बेनिफिट्स बताना है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी हैं, तो वो इम्पोर्टेंस हो जाता है। और जब पर्सनल यूज के लिए कोई देखता है इंसान, तो वो हो जाता है आपका बेनिफिट्स या यूजेज। और जो पूरी प्रजातियां जितनी रहती हैं लगभग सबके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी है, तो वो इंपॉर्टेंस है पूरे नेचर के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, तो वो इंपॉर्टेंस है। तो इसको आपको ख्याल ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, रसायन विज्ञान, ये तो वैसे सब बेसिकली सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी चैप्टर में टॉपिक है तो मैं इसे बताऊंगा जरूर। रसायन विज्ञान अब विज्ञान की ही ब्रांच है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों पदार्थों उसका कंपोजिशन यानी संगठन, उसकी संरचना, उसके गुणधर्मों और उसके रासायनिक परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस बाय व्हिच वी स्टडी अबाउट मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स चेंजेस अंडरगोज। यानी जो भी ये चेंज करता है, उसके चेंज से जो बनते हैं दूसरे मैटर, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जो स्टडी की जाती है। कोई भी मैटर वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी कंपोजिशन। फिर जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड है, उनका स्ट्रक्चर हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिर जो मैटर आपने बनाया उसका यूजेस क्या है, इन सब की स्टडी जो करते हैं वो केमिस्ट्री है, यानी रसायन विज्ञान है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, केमिस्ट्री विज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का संगठन, उसकी संरचना, उसके गुणधर्मों, गुण में उसके फिजिकल केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उसके यूजेस और उसके परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नए तत्व बनते हैं उन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। अब डेली लाइफ में केमिस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंस हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस मैं बताता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला जो इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का, कई इंपॉर्टेंस हैं, 3 4 5 मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर में देखते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर में, तो फूड एंड एग्रीकल्चर हो गया पहला आपका। दूसरा आप ले सकते हैं एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण में। इसके अलावा तीसरा आप ले सकते हैं जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज में ले लो। चौथा आपका है ट्रांसपोर्ट हो गया। फूड एंड एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन भी ले सकते हैं आप।
एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। हेल्थ एंड मेडिसिन ये भी हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा हेल्थ एंड मेडिसिन। काफी है, इतने मैं बता देता हूं आपको। ये इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये हो गया आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, हेल्थ एंड मेडिसिन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंस है। ये कैसे इंपॉर्टेंस है? फूड एंड एग्रीकल्चर में क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर में इसका इंपॉर्टेंस ये है कि केमिस्ट्री के प्रयोग से ही जो आज पृथ्वी पर जीवधारी हैं वो सब मतलब कहीं ना कहीं तरीके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केमिस्ट्री के बेसिस पर ही अपना खाना प्राप्त कर रहे हैं। जैसे भी हम जो फसलें उगाते हैं या फिर फसलों को उगाने में जो हम खाद का यूज करते हैं, खाद लगाने के बाद उसमें अगर फसल में किसी तरह के कीड़े लग जाते हैं तो हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, केमिस्ट्री के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलता है जिससे जीवधारियों को, खासकर मनुष्य को उसके खाने योग्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, अगर देसी फसलों का उत्पादन किया जाए तो उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है, धीरे धीरे ग्रो करते हैं वो। और आज के वर्तमान समय में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि अगर हम बेसिकली जो पुरानी पद्धति के अनुसार खेती करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे तो हम शायद उतना प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे जितना कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसके लिए रसायन विज्ञान में इनकी ही विधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्ट्स जो बीज होते हैं उनके द्वारा हम कम समय में, जिनकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है और जो पैदावार होने में समय लगता है वो काफ़ी कम होता है पुरानी पद्धति के अनुसार, तो जिससे कृषि में हम बहुत जल्दी ही और जल्दी पकने वाली और अधिक मात्रा में उपज देने वाली फसलों का उत्पादन करते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर हो गया। एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आप जानते हैं केमिस्ट्री की स्टडी बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि एनवायरनमेंट बना ही गैसों के मिक्सचर से है। उसमें जो गैसेस हैं उनकी स्टडी हम केमिस्ट्री के थ्रू ही करते हैं। क्या कंपोजिशन है उसमें गैसेस के अलावा और क्या क्या होता है एटमॉस्फेयर में, कौन कौन से पॉल्यूटेंट जा रहे हैं, वो सब स्टडी कहाँ से होती है? वो सब केमिस्ट्री से होती है। तो एनवायरनमेंट में भी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रीज में किस केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, किसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो वो केमिकल्स हो और जो बन रहे हैं प्रोडक्शन हो, और जो सब प्रोडक्ट पॉल्यूटेंट्स बन रहे हैं उन सब की स्टडी भी केमिस्ट्री के थ्रू की जाती है। तो इसमें भी केमिस्ट्री का क्या है, कहीं ना कहीं रोल है। ट्रांसपोर्ट्स में कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आप वाटरवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, कुछ भी हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, सभी जगह केमिस्ट्री का यूज है। ऐसा नहीं कि केवल केमिस्ट्री का यूज है, फिजिक्स का ही भी यूज होता है, लेकिन उसमें केमिस्ट्री का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें जो फ्यूल यूज करते हैं उसका प्रोडक्शन भी केमिस्ट्री के थ्रू किया जाता है, रसायन विज्ञान के द्वारा नॉलेज से करते हैं। इसके अलावा चाहे एरोप्लेन्स की बॉडी हो या ट्रक बस कार की बॉडी हो, कहीं ना कहीं उसमें एलॉय यानी मिश्र धातुओं का यूज किया जाता है, तो वो भी केमिस्ट्री है। इसके बाद फिर एनर्जी प्रोडक्शन कई तरह का होता है। जैसे पानी से भी एनर्जी उत्पाद किया जाता है, हवा से भी ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, जीवाश्म ईंधनों से भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये सब क्या है, केमिस्ट्री के थ्रू ही हम इन सब का उत्पादन कर पाते हैं। हेल्थ एंड मेडिसिन में आप सब जानते ही हैं, चाहे वो मनुष्य हो या किसी दूसरी प्रजाति के जीव जंतु हो, सभी के हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब के लिए मेडिसिन जो बनती हैं वो कंपाउंड से, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से मिलकर बनती हैं, वो भी आपके केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो ये इम्पोर्टेंस है और ये ऐसे इम्पोर्टेंस है वो एक बड़े तबके को लाभ पहुंचाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस हो गया। अब यूजेज या बेनिफिट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये क्या है, यूजेज और बेनिफिट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, वैसे तो लगभग सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा ही डिफरेंस है, बस उसमें थोड़ा आपको जानना है कि एक बड़े तबके को जो लाभ पहुंचा वो इंपॉर्टेंस हो जाता है, और जो पर्टिकुलर यूज के लिए यूज किया जाए तो वो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, बेनिफिट्स हो जाते हैं उसके केमिस्ट्री के। ये कौन कौन से होते हैं? पहला क्लीनिंग ले लो, कुकिंग, फैब्रिक्स,
फैब्रिक्स के बाद इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स हो सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स, तो ये सब है। तो अब इसमें क्या है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये सब चीजें ऐसी हैं, ये बेनिफिट्स हैं, केमिस्ट्री के बेनिफिट्स हैं। यहां आपको बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ ना कुछ हार्मफुल चीजें भी हो सकती हैं इंपॉर्टेंस में, जैसे कि एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में अगर हम स्टडी करते हैं कि उसके कंपोजिशन क्या है, एनवायरनमेंट का कौन कौन सी उसमें ऐसी गैसें हैं जो हमारे यूजफुल होती हैं, जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो एक तो पॉजिटिव बेस में चले गए हम। इसके अलावा एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट से जो गैसेस जाती हैं या हम मनुष्य की विभिन्न क्रियाएं जो हो रही हैं जीने के लिए, अपने रहने के लिए, उनसे जो सब प्रोडक्ट निकलता है, जहरीले पदार्थ निकलते हैं, वो भी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो उनकी स्टडी करते हैं तो वो नेगेटिव बेस में चला जाता है। तो इम्पोर्टेंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड से कीड़े तो मर जाते हैं और फसल का प्रोडक्शन भी हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको जब भोजन को उस अनाज को हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी धीरे धीरे स्टोर होता है, तो उसका कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके हमारी बॉडी को हानि होती है। तो अगर बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो समझो वो इम्पोर्टेंस है। और यहाँ केवल ये सारे बेनिफिट्स को देख रहे हैं हम। क्लीनिंग में क्या होते हैं, क्या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो या फिर बॉडी क्लीनर जैसे, या कपड़ों को धोने के डिटर्जेंट्स हों, सॉप हों, बॉडी क्लीनर हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया आपको कि जैसे हार्पिक का हम यूज करते हैं, टॉयलेट क्लीनर है, ये सब केमिस्ट्री प्रोडक्ट हैं, रसायन विज्ञान के केमिकल से बनते हैं। कुकिंग में गैस का जो यूज करते हैं आप, एलपीजी का। इसके अलावा कई ऐसे मिक्सचर आते हैं कुकिंग के लिए जिसमें आप यूज करते हैं, तो वो सब केमिस्ट्री के ही प्रोडक्ट होते हैं। फैब्रिक्स मीन्स कपड़े होते हैं, चाहे वो कॉटन हो या पॉलीएस्टर हो, ठीक है, पॉलीएस्टर हो, ये सब पॉलीएस्टर, एस्टर का पॉली यानी बहुलक है, पॉलीमर है, पॉली ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैब्रिक्स, ये सब केमिस्ट्री का ही पार्ट है। कॉटन है, कॉटन का मतलब होता है जिसे सूती कपड़ा बोलते हैं, केमिस्ट्री के द्वारा ही बनाए जाते हैं। फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रीम, पाउडर, तेल, जो ये सब किसके मिक्सचर हैं, ये केमिकल्स के मिक्सचर हैं, विभिन्न डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, उनको मिला के बनाया जाता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स, चाहे आप प्लास्टिक बनाएं, मिश्र धातु यानी एलओए बनाएं, ये भी रसायन विज्ञान की विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद क्या है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट। पर्सनल केयर प्रोडक्ट में आप बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स को क्लीनिंग के लिए जो यूज करते हैं, वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आपके केमिस्ट्री के ही बेनिफिट्स हैं। तो आई थिंक आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस और इसके अलावा उसके बेनिफिट्स यानी यूजेज डेली लाइफ में, ये समझ में आए होंगे। जो हमारे नोट्स होंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ अलग अलग होंगे, समझा हम आपको मिक्स भाषा में देते हैं, लेकिन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, लेकिन उसमें जो नोट्स रहते हैं वो आपको अलग अलग मिलते हैं, हिंदी मीडियम के अलग मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के अलग मिलेंगे, जिससे आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उनको चूज़ करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो में सारी चीज़ें मैं लिख नहीं सकता, मैं समझा देता हूँ बोल के, जो मेन चीज़ होती है मैं लिख देता हूँ, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक था वो डेफिनेशन थी केमिस्ट्री की और उसके इम्पोर्टेंस एंड यूजेज या बेनिफिट्स ऑफ केमिस्ट्री। नाउ सेकेंड टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स कम ऑन सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है मैटर। मैटर मीन्स द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य, ये है सेकेंड टॉपिक। मैटर क्या है? मैटर नहीं, पदार्थ या द्रव्य इसको कहते हैं। द्रव अलग होता है, लिक्विड वो अलग है, ये द्रव्य है, मैटर, सब्सटेंस। ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, कोई भी वो चीज, कोई भी वस्तु जो कि जिसमें भार हो, स्थान घेरती हो
क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। ठीक है, द्रव्य जरूरी नहीं है दिखाई दे, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरती हो, कुछ उसमें वॉल्यूम हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, तो ये पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ की डेफिनेशन हो गई। अब पदार्थ की आप अपने चारों तरफ घूम के देखिए, कहीं भी नजर उठा के देखिए, चारों तरफ द्रव्य ही है। चाहे वो सॉलिड चीज हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में कुछ ना कुछ भार होता है, सबका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ स्पेस घेरते हैं। सब द्रव्य है आपके चारों तरफ, पूरे ब्रह्मांड में भाई द्रव्य ही द्रव्य है। बेसिकली जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें दो ही चीजें हैं। एक मैटर है, पूरा यूनिवर्स दो ही चीज से मिलकर बना है। जो यूनिवर्स है वो दो ही चीज से मिलकर बना ही है, एक मैटर और सेकंड इज एनर्जी। बस यही दो चीजें हैं। यूनिवर्स इक्वल टू कह सकते हैं मैटर एंड एनर्जी, यही दो चीजें बनी हैं। अब क्या होता है, एनर्जी कभी मैटर में कन्वर्ट होती रहती है और मैटर कभी एनर्जी में। कोई भी मैटर को डिस्ट्रॉय करेंगे एनर्जी बनेगी, और एनर्जी को तमाम फॉर्म में जब हम कंबाइंड करते हैं तो मैटर बनता है। एक दूसरे में इनका चेंजेस होते रहते हैं, तीसरा कोई चीज है ही नहीं। ठीक है ना, तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स इक्वल टू मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो, वो मैटर कहलाती है। सारी गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? मैटर हैं। चाहे वो टेबल हो, जिस सोफे पे आप बैठे हैं वो सोफा हो, या आपके चारों तरफ जो पानी भरा है, दूध रखा है ग्लास में, या फिर गैसेस हैं, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर में भरी हो, चाहे फिर आपकी एटमॉस्फेयर में हो, सब द्रव्य हैं, सब में भार है, सब में आयतन है, और सभी स्थान घेरते हैं। दैट इज कॉल्ड मैटर्स। तो ये तो द्रव्य की डेफिनेशन हो गई। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑफ मैटर यानी द्रव्य कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, यानी स्टेट्स मीन्स अवस्था, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बेसिकली अभी तक आपने जो पढ़ा होगा, द्रव्य की तीन ही अवस्थाएं पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही पढ़ते ही हैं आमतौर पर, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हुई? 3 आपने पढ़ी हैं। नंबर फर्स्ट हो गई आपके ठोस, सॉलिड, नंबर 2 द्रव, लिक्विड, नंबर 3 गैस, चौथी स्टेट और है प्लाज्मा, ये नाम शायद आपने सुना हो, और नंबर 5 है BEC, नंबर 5 बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर 5 होती हैं। देयर आर 5 states of matter. Number first solid, second is liquid, third is gas, fourth plasma and fifth is BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ये क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। वैसे तो आप ठोस, द्रव, गैस को बहुत अच्छे से जानते होंगे, 3 अवस्थाएं कक्षा 6 से ही, क्लास 6 से ही आप पढ़ते आते हैं लगभग। ये 2 नई अवस्थाओं की पहचान की गई है, वो हैं एक प्लाज्मा है और दूसरी है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो होता क्या है, आपको पता है कि जब कोई भी सॉलिड होता है यानी ठोस होता है, उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो मेल्ट होता है और काय में कन्वर्ट होता है वो लिक्विड में यानी द्रव में। लेकिन अगर द्रव को हम फिर हीट कर दें, फिर गर्म कर दें, तो द्रव काय में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। यहां तक आप जानते ही हैं। अगर हम गैसों को भी गर्म करें, गैसों को भी बहुत अधिक ताप पर हम गर्म कर दें, बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दें, तो एक नई स्टेट हमें मिलती है, दैट इज प्लाज्मा। उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा होती है। अब प्लाज्मा को गर्म करके BEC नहीं मिलती, उल्टा है कंडेंसेट का मतलब होता है ठंडा करना, कंडेंसन। तो प्लाज्मा को जब हम ठंडा करते हैं, हीट नहीं करेंगे, कूल डाउन करेंगे, बहुत लो टेम्परेचर पर कूल डाउन करेंगे, बहुत ही लो टेम्परेचर पर, तब ये बनती है BEC,
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी हम डिटेल में इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जिसमें ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव दूसरी अवस्था में पदार्थ की मिलती है, द्रव को और हीट करते हैं तो तीसरी स्टेट गैस मिलती है, गैस को हीट करने पर प्लाज्मा फोर्थ स्टेट जो हमें मैटर की वो मिलती है, और उसको जब बहुत लो टेम्परेचर पर हम ठंडा करते हैं तो हमें बीईसी प्राप्त होती है। ये कौन सी अवस्थाएं हो गई? आपकी मैटर की 5 अवस्थाएं हो गई। अब हम इनको सबसे पहले आपको ठोस, द्रव, गैस, ये 2 चीजें हम बाद में पढ़ाएंगे अलग से। इन तीनों में आपस में बहुत ही रिलेशन होता है, इन तीनों के बारे में आपको पहले बताऊंगा। इसके बारे में ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है? 5 है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। अब देखिए ठोस, द्रव, गैस जो है उसको एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। ये ठोस है, द्रव है, ये गैस है, ठीक है। ठोस में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं एक दूसरे के, इतने नजदीक होते हैं कि वो हिल भी नहीं पाते। उनके बीच में जो बल होता है, जिसे अणुओं के बीच का बल अंतरा आणविक बल कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जिसे बोलते हैं, वो इतना ताकतवर होता है कि उनको बांधे रखता है, एकदम से जकड़े रहता है। जिससे क्या होता है, इनका चाहे आकार हो चाहे आयतन हो, बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो अणु हैं जिनसे मिलकर ये सॉलिड बना है, जब वो मूवमेंट ही नहीं कर पाते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं, जैसे कि तैसे फिक्स रहते हैं, तो निश्चित तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। शेप उन्हीं चीजों का चेंज होता है, तभी चेंज होता है शेप किसी भी चीज का, जब उसके अंदर जो सब्सटेंस है जिससे मिलकर वो बना है उनमें चेंज हो, उनमें गति हो, मूवमेंट हो, या वो अपने एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे हो, तो उसका क्या होगा, उसकी जो स्टेट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसका शेप भी चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सारे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, कोई स्पेस नहीं है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है जिससे एक दूसरे से बंधे होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। और इंट्रामोलिकुलर स्पेस यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है सॉलिड में, वो नगण्य होता ही नहीं है। तो ये ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है? आपने देखा, लिक्विड मतलब पानी। एक सिंपल सा एग्जांपल, पानी है, पानी बहता है, बहता है यानी उसका कोई शेप नहीं है, शेप नहीं है। आप गिलास में रखो, गिलास जैसा हो जाएगा, कटोरी में रखो, कटोरी का शेप ले लेगा, थाली में रखोगे, थाली जैसा शेप ले लेगा। उसका शेप डेफिनेट नहीं है, शेप फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर रहते हैं कंपेयर टू सॉलिड, दूर दूर रहते हैं। तो क्या होता है, इनके बीच स्पेस जो होता है इसे बोलते हैं अंतरा आणविक स्पेस, इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होता है वो कंपैरिजन टू सॉलिड ज्यादा होता है। जब स्पेस ज्यादा होगा तो 2 मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर जिसे फोर्स कहते हैं, कंपैरिजन टू सॉलिड, वो कैसा होगा? कम होगा। जब फोर्स कम होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है अपनी जगह से खिसक के यहाँ पहुंच सकता है, यहाँ का इधर आ सकता है, तो मूवमेंट होगा इनके बीच में। मूवमेंट होगा तो क्या होगा, इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है। ये किसकी बात हो रही है? लिक्विड की बात हो रही है, ये लिक्विड है। अब गैस में क्या होता है? गैस कभी दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि उसका ना शेप होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत ही स्पीड से गति करते रहते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। जिससे क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो बहुत ही स्पीड से इधर उधर गति करते रहते हैं, तो ना उनका वॉल्यूम फिक्स हो पाता है, ना ही शेप फिक्स हो पाता है, इसलिए गैसें हमें दिखाई नहीं देती हैं। सॉलिड्स के एग्जांपल आप जानते हैं, लकड़ी है, पत्थर है, कोयला है, मेटल्स हैं, लगभग सब, कुछ सारी मेटल नहीं, कुछ मेटल्स होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे मरकरी, एक सिंपल सा उदाहरण। पारा एक ऐसी धातु है जो कि धातु होने के बावजूद भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सॉलिड के एग्जांपल सभी वो चीजें होती हैं जो ठोस होती हैं। ठोस क्या होती हैं? आपको पता है, लकड़ी है, पत्थर, कोयला, धातुएं, ये तमाम चीजें हैं, ये क्या हो गई? ठोस हो गई। द्रव डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द्रव वो सब होते हैं जिनमें बहने की प्रवृत्ति होती है, जिनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, वो द्रव कहलाते हैं। द्रव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पानी है लिक्विड फॉर्म में।
दूसरा दूध भी है, तेल है, ये सब द्रव होते हैं। और कुछ अधातु हैं, कुछ धातु हैं, धातु जैसे कौन, मरकरी यानी पारा द्रव है, और ब्रोमीन अधातु ऐसी है जो अधातु होने के बावजूद भी कैसी है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैसेस, गैसेस आप जानते ही हैं, गैसेस में क्या होता है, ना आयतन निश्चित होता है ना इनका शेप निश्चित होता है। गैसेस आप जानते हैं पूरा एटमॉस्फेयर में गैसेस ही पाई जाती हैं। इसके अलावा हम खाना पकाने में जो एलपीजी गैस का यूज करते हैं, और मनुष्य श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, सब गैसेस के एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गई 3 स्टेट आपकी। अब इन 3 स्टेट में कुछ पॉइंट्स हैं, उनके तौर पर हम स्टडी करते हैं, बताते हैं डिफरेंस क्या है। यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अभी तीनों की बात चल रही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस प्रॉपर्टीज, और 3 स्टेट है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, और यहाँ क्या है, गैस है। कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इनमें डिफरेंस देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फिगर के तौर पे अभी मैं बता चुका हूं। सबसे पहले शेप, शेप मतलब आकार, सॉलिड का फिक्स होता है या डेफिनेट, ठीक है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है, नो फिक्स, शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गिलास में रखो गिलास जैसा हो जाएगा, थाली में रखो थाली जैसा हो जाएगा। गैसेस में तो होता ही नहीं है फिक्स। क्यों? क्योंकि गैसेस का कोई इतने जो उसके पार्टिकल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतनी तेज गति से एक दूसरे से गति मूवमेंट करते रहते हैं कि वो अपना शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं कर पाते, फिक्स नहीं कर पाते हैं। शेप हो गया। वॉल्यूम, आयतन, आयतन सॉलिड में फिक्स होगा, निश्चित होता है, डेफिनेट या फिक्स। वॉल्यूम मतलब आपने लोहे का 1 किलो का बांट लिया, हमने 1 किलो का बांट रखा, तो वो कहीं भी चले जाइए आप, 1 किलो का बांट जो है उसी शेप का रहेगा, उसका जो शेप है वो तो फिक्स रहेगा ही। उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स जितना उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो वॉल्यूम हो गया उसका, वो भी फिक्स ही रहेगी, चेंज नहीं होगी वो। क्यों? वो सॉलिड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स से इतनी ताकत से बंधे हुए हैं एक दूसरे से कि वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे उसका शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, याद रखना, वॉल्यूम डेफिनेट यानी फिक्स होता है। लिक्विड में वॉल्यूम कैसे फिक्स है और शेप कैसे फिक्स नहीं है, इसको समझ लीजिए। आपने 1 लीटर पानी लिया, पानी 1 लीटर लिया, ये उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। अब उस 1 लीटर पानी को अगर आप एक जग में रखेंगे तो वो जग का शेप ले लेगा वो 1 लीटर पानी। तो जग में रखा तो वो पानी 1 लीटर ही रहा, लेकिन उसका शेप जग जैसा है। उसी 1 लीटर पानी को आप एक बड़ी थाली या परात में रखेंगे तो वो 1 लीटर से 2 लीटर नहीं होगा, ना 1 लीटर से आधा लीटर होगा, यानी वॉल्यूम 1 लीटर ही रहा। देखिए वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन उसका जो शेप है अभी जग जैसा था, अब वो थाली जैसा हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, 1 लीटर लिया 1 ही लीटर चलता जाएगा, चाहे आप टंकी में रखें, चाहे बाल्टी में रखें, चाहे गिलास में रखें या जग में रखें, बट उसका शेप उसी की तरह हो जाएगा, तो फिक्स नहीं रहेगा, डेफिनेट नहीं रहेगा शेप। लेकिन गैस में भी यही, गैस में क्या है, ना इसका शेप फिक्स है ना वॉल्यूम। 1 लीटर गैस को आपने लिया तो 1 लीटर गैस अगर आप किस में भरेंगे, एक लीटर के बर्तन में भरेंगे तो उसमें 1 लीटर वाली जगह में आएगी, उतना ही वॉल्यूम घेरेगी। अगर उसी गैस को आप 10 लीटर के बर्तन में भरेंगे तो उसी के मॉलिक्यूल, 1 लीटर गैस के जो मॉलिक्यूल हैं पूरे 10 लीटर के पॉट में यानी पात्र में फैल जाएंगे, यानी उसका वॉल्यूम 10 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और उसका शेप भी फिक्स नहीं है। तो ठोस में दोनों ही चीज फिक्स है, शेप में, शेप और वॉल्यूम किसमें, सॉलिड में। लिक्विड में शेप तो फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। गैसेस में दोनों ही फिक्स नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स होती है तरलता। तरलता मीन्स बहने की प्रवृत्ति, बहते हैं कि नहीं। तो आपको पता है ठोस नहीं बहते, इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती। सॉलिड बहते नहीं है, बहना होता है ऐसे फेंक दें और बहते चले जाए, फैल जाए पूरे में। तो आप लोहा को फेंकेंगे तो वो ढुड़क तो जाएगा अगर गोल है, लेकिन लुढ़केगा वो, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो बहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें शेप और वॉल्यूम उसके फिक्स हैं। लेकिन लिक्विड में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें ये नेचर होता है, बहते हैं लिक्विड। लिक्विड बहते हैं यानी जिसमें पाई जाती है फ्लूइडिटी। तो गैसेस में और ज्यादा पाई जाती है। गैसें भी बहती हैं, बहना ये नहीं होता कि पानी बह रहा है गीला करते हुआ बह, गैसें हवा चल रही है ये भी बहना होता है, ठीक है। इसके बाद डिफ्यूजन यानी विसरणता, विसरणता, डिफ्यूजन,
ये क्या होता है विसरणता? विसरणता का मतलब रिसना, ये बहना था, अब रिसना। बहना होता है सीधा सीधा बह जाए, पानी बह रहा है, दूध बह गया, ये बहना। विसरण का मतलब होता है रिसना, धीरे धीरे करके रिसना, जैसे गैस लीक हो रही है तो विसरित हो रही है, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड विसरित नहीं होते हैं, सॉलिड में विसरणता नहीं पाई जाती है, या बहुत कम। जैसे किसी बोरे में सरसों भरी है और छोटा सा छेद हो गया, धीरे 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 सरसों निकल रही है, इसको आप कह सकते हैं कि सॉलिड में थोड़ी थोड़ी विसरणता पाई जाती है, लेकिन नहीं कह सकते, ऐसे नहीं पाई जाती विसरणता, सॉलिड्स में नहीं है। लिक्विड, लिक्विड में विसरणता होती है, लिक्विड में डिफ्यूजन पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है गैसेस में। लिक्विड किसी पात्र में भरा हुआ है और उसमें बहुत बारीक बारीक छेद हैं, हो सकता है लिक्विड उन छेदों से ना निकले, या निकलेगा भी तो बहुत धीरे धीरे करके निकलेगा, यानी उसकी डिफ्यूजन रेट है जो वो कैसी है, कम है। लेकिन अगर गैस भरी हो किसी पात्र में, किसी भी पॉट में, और उसमें कितना भी बारीक छेद कर दो, पूरी गैस उस छेद से निकल जाएगी, क्योंकि उसमें विसरण दर गैसों में है वो बहुत क्या है, ज्यादा है। लास्ट एक और हम गुण प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है संपीड्यता। संपीड्यता मतलब दबने की प्रवृत्ति, संपीड्यता। संपीड्यता मीन्स दबाने की प्रवृत्ति। सॉलिड दबते हैं? नहीं दबते, सॉलिड नहीं दबते हैं। आप लोहे को दबाइए, ठीक है, आप किसी दूसरे मेटल हो जैसे कि कॉपर को दबाइए, स्टील को दबाइए, सोना चांदी को दबाइए, नहीं दबते। पत्थर को दबाइए, लकड़ी दबाइए, यानी संपीड्यता सॉलिड्स में नहीं होती, लेकिन लिक्विड में होती है बहुत कम। पानी आप किसी बर्तन में भर के दबाइए, हल्का सा प्रेस करिए, दबेगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं दबेगा, तो बहुत कम होती है। गैसेस में संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है। अगर आप 5 लीटर के पात्र में, पॉट में हम गैस भर दें, उस 5 लीटर गैस को अगर हम दबाएं, प्रेस करें, तो आप उसको 1 लीटर तक ले जा सकते हैं, आधा लीटर तक प्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, वो इतने दूर दूर हैं, आप दबाएंगे, उनके बीच में इतना स्पेस है कि जब आप दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वो आपस में एक दूसरे के पास आते जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना स्पेस है। उतने दबते जाएंगे जब तक कि बिल्कुल पास क्लोज ना हो जाए वो, ठीक है ना। तो जो संपीड्यता होती है गैस इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो ये 3 चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों स्टेट्स के बारे में मैं बता चुका हूं, फिगर के तौर पे भी मैंने बताया, टेबल के फॉर्म में मैंने ये 4-5 तरह के इसकी प्रॉपर्टीज लेके इनमें डिफरेंस बताया। अब मैटर्स की 2 स्टेट जो कि नई स्टेट्स हैं वो बचती हैं। एक तो आपकी जो चौथी स्टेट है प्लाज्मा है, और 5वीं जो स्टेट है BEC है। उन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो 2 स्टेट और बची हैं आपके इसमें, एक तो प्लाज्मा, और जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर है, और 5th स्टेट ऑफ मैटर जो कि BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। 3 स्टेट जो कि आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनको मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अब देखिए 4th स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैसेस में कन्वर्ट होता है, और गैस को जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो गैस आयनाइज्ड हो जाती हैं, जिसे आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस कहते हैं, और एक 4th स्टेट ऑफ मैटर हमें मिलती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यानी जब गैसेस हैं, कोई भी गैस है, उसको आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उनके गैस आयनाइज्ड हो जाती हैं, आयोनाइजेशन हो जाता है, और क्या बनता है? 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। ये 4th स्टेट ऑफ मैटर, ये प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा की अब डेफिनेशन क्या है? जब किसी उदासीन गैस को, उदासीन गैस मतलब उसको कोई चार्ज ना हो, जब किसी उदासीन गैस के परमाणु या अणु को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, तो उसका जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड होके उस गैस के परमाणु या अणु को छोड़कर अलग चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज अलग हो जाता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन उससे निकले हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस गैस का जो शेष परमाणु बचता है, उससे नेगेटिव चार्ज निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बचता है, यानी गैस आयन में कन्वर्ट हो जाती है, आयनाइजेशन हो जाता है, और एक अलग ही टाइप की स्टेट बनती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, इसे 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो क्या है प्लाज्मा? है क्या? कोई भी गैस है, उसको हीट किया, उसका आयनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन का मतलब गैस आयनाइज्ड हो गई और क्या में कन्वर्ट हो गई? प्लाज्मा में। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं एग्जांपल ले रहे हैं हम ऑर्गन गैस को। ऑर्गन गैस एक नोबल गैस है, इनएक्टिव गैस है,
नॉन रिएक्टिव गैस है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करती है और अक्रिय रहती है, नोबल गैस भी कहते हैं। ऑर्गन है, अब इसको अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो ऑर्गन में जो इलेक्ट्रॉन है, अब चूंकि वैसे तो इलेक्ट्रॉन इसके स्थायी हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा आप प्रेशराइज करोगे, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे, यानी हीट करोगे, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेके एक्साइटेड होके अपने ऑर्बिटल से निकलकर बाहर चला जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस एटम को, ऑर्गन के एटम को छोड़ देगा, ऑर्गन के एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अलग चला गया, इलेक्ट्रॉन अलग चला गया। ऑर्गन में क्या है, कोई भी एटम हो, मैंने आपको पढ़ाया था, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया यानी नेगेटिव चला गया तो क्या बचा, पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव बचा यानी इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑर्गन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही प्लाज्मा है, इट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा की डेफिनेशन समझ गए। प्लाज्मा क्या है, किसी भी गैस का आयन यानी पॉजिटिव आयन और उसके साथ इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा की डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं कि प्लाज्मा क्या है, किसी भी गैस का आयनाइजेशन जब कराते हैं तो उस गैस का धनावेश बनता है और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है, उन दोनों को कंबाइंड रूप से हम प्लाज्मा कहते हैं। वैसे प्लाज्मा कैसे मिलता है, जब किसी उदासीन गैस को, देखिए उदासीन गैस है, ऑर्गन उदासीन है, उदासीन का मतलब ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने जब गर्म किया तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होके दूसरे ऑर्बिटल से बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही प्लाज्मा है। तो ये प्लाज्मा हो गई, प्लाज्मा की डेफिनेशन हो गई। अब जो प्लाज्मा होता है, ज्यादातर प्लाज्मा 8th ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें नोबल गैसेस कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन्हीं के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, इनके प्लाज्मा इसलिए बनाए जाते हैं कि इनएक्टिव गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती हैं। एक बार अगर इनको हम क्या करें, इन्हें हीट कर दें, इन्हें एक्साइटेड कर दें, तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाती हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्योंकि ये नोबल है, नॉन रिएक्टिव है, ये दोबारा इलेक्ट्रॉन को कंबाइन नहीं करती हैं, कॉम्बिनेशन नहीं करती हैं इलेक्ट्रॉन से दोबारा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है घूम रहा है, ये पॉजिटिव ही घूमता रहता है। इसे भी मतलब नहीं है, अगर इसे कहीं से नेगेटिव चार्ज मिल भी जाए तो उससे जुड़ के ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसलिए नोबल गैसेस से प्लाज्मा बनाए जाते हैं। अगर किसी दूसरे गैस से बना लेते जो कि रिएक्टिव है, बहुत ही एक्टिव गैस है, जैसे क्लोरीन है, तो यहाँ क्लोराइड आयन प्लस में बनता और इलेक्ट्रॉन निकल जाता। हो सकता है क्लोरीन बहुत ज्यादा एक्टिव गैस है तो कोई कहीं से कोई नेगेटिव चार्ज मिलता, उससे जुड़ के क्या करती क्लोरीन गैस कोई कंपाउंड बना लेती, तो वहां पर प्लाज्मा रह ही ना जाता, प्लाज्मा की वैल्यू ही ना रहती है। तो प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा को बनाने के लिए कौन सी गैसेस का यूज करते हैं, नोबल गैसेस का यूज करते हैं। अब प्लाज्मा का यूज कहाँ है, आपने देखा कहाँ है प्लाज्मा प्लाज्मा आपने कई जगह देखा है, जैसे कि अगर आप फ्लोरेसेंट ट्यूब देखते हैं, ट्यूबलाइट्स देखते हैं, नियॉन बल्ब देखते हैं जो चमकते हैं, या आजकल जो साइन बोर्ड बनाए जाते हैं अट्रैक्टिव लाइटें बनाई जाती हैं, ऐसी ऐसी एलईडी लाइट्स बनी रहती हैं, उनमें कलर चेंज होते रहते हैं, ये सब प्लाज्मा ही भरा होता है उनमें। अब प्लाज्मा भरा होता है तो प्लाज्मा जलता कैसे है, कोई भी प्लाज्मा कैसे अलग अलग कलर देता है, तो अलग अलग गैस में अलग अलग कलर देने का नेचर होता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस का प्लाज्मा जो होता है पिंक होता है, आर्गन गैस का जो प्लाज्मा बनता है वो रेड होता है। अभी कब चमकते हैं कब नहीं चमकते हैं, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो प्लाज्मा में होता क्या है प्लाज्मा तो आपका बन गया। अब प्लाज्मा में होता है कि प्लाज्मा में आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन होता है और उसका पॉजिटिव चार्ज होता है गैस का। अब इसमें जब करंट डालते हैं, करंट, मैं एक लाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्लोरेसेंट, आजकल प्लाज्मा टीवी भी आ रही हैं, प्लाज्मा टीवी भी आपने देखी होंगी। फ्लोरेसेंट ट्यूब ले रहा हूँ, फ्लोरेसेंट ट्यूब का मतलब होता है चमकीली ट्यूबलाइट्स जो होती हैं और कलरफुल ट्यूबलाइट्स जो होती हैं, उनका मैं एग्जांपल, नियॉन बल्ब होता है, उसमें नियॉन गैस की प्लाज्मा भरी होती है। तो ये जो है करंट जैसे ही आप डालेंगे फ्लोरेसेंट ट्यूब में, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड हो जाएगा, सुपर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सुपर एक्साइटेड होगा और सुपर एक्साइटेड होके हीट कन्वर्ट करने, मतलब देने लगेगा, एनर्जी निकालने लगेगा। वही हीट जो निकालता है इलेक्ट्रॉन सुपर एक्साइटेड होके, वही उसको ग्लो देता है। क्या देता है, ग्लो। प्लाज्मा तो कन्वर्ट आप पहले ही कर चुके, जो प्लाज्मा जो कन्वर्ट किया उसको आपने ट्यूब में भर दिया, फिर आपने करंट फ्लो किया, जब करंट फ्लो किया तो ग्लो क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सुपर एक्साइटेड हो गया,
एक्साइटेड है तब तो बाहर आ ही गया वो गैस को छोड़ के। अब सुपर एक्साइटेड होगा तो उससे एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन से, वही एनर्जी हमें कलर दिखाती है। ठीक है। अब कलर, जो प्लाज्मा का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? प्लाज्मा का जो कलर है दो चीजों पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ प्लाज्मा। फर्स्ट, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस कौन सी? जैसे मैंने बताया आपको, आर्गन गैस का प्लाज्मा रेड होता है, ऐसे नियोन का अलग कलर का होगा, हीलियम का अलग होगा, क्रिप्टॉन जीनोन का अलग अलग होता है, हर गैस का अलग प्लाज्मा होता है, अलग कलर का। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उनमें जो अलग अलग कलर की होती हैं, तो वो कलर किस पे डिपेंड करता है? एक तो नेचर ऑफ गैस और दूसरा एक्साइटेशन लेवल। एक्साइटेशन लेवल यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको किस मतलब किस टेम्परेचर तक आप करंट देके एक्साइट कर रहे हैं उसको। सुपर एक्साइटेड जा रहा है, किस टेम्परेचर पर जा रहा है? जितना ज्यादा पे जा रहा है उसका अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कलर होगा। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे डिपेंड करता है प्लाज्मा का कलर, नेचर ऑफ गैस, एक्साइटेशन लेवल। ठीक है ना? तो ये प्लाज्मा हो गया। अच्छा, प्लाज्मा के ये तो आपके आर्टिफिशियल एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से आर्टिफिशियल एग्जाम्पल हो गए? फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई, नियॉन बल्ब हो गया, इसके अलावा प्लाज्मा टीवी हो गई, और डिफरेंट टाइप के कलरफुल साइन बोर्ड हो गए। प्लाज्मा के एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल, जो कि हम लोगों ने बनाए हैं, मनुष्य ने बनाए हैं। इसके अलावा इसका नेचुरल एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? प्लाज्मा के नेचुरल एग्जाम्पल्स होते हैं स्टार्स, सन, जो सूरज चमकता है, तारे चमकते हैं, ये भी प्लाज्मा की वजह से ही चमकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी हीट होती है कि उसमें जो गैसेस होती हैं सबका आयोनाइजेशन हो जाता है, सब गैसेस आयोनाइजेशन फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी गैस पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाती हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उनके एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे सूरज और तारे जो हैं हमें चमकते दिखाई देते हैं। अब आप कहें कि प्लाज्मा ही हमें देखा तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं देखा, ठोस द्रव गैस चारों तरफ देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपने चारों तरफ सबसे ज्यादा क्या देखा है, कौन सी मैटर की कौन सी स्टेट को देखा है? 5 हैं यहाँ पर, ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, बीईसी। तो आप ज्यादातर यही कहेंगे कि मैंने ठोस सॉलिड की सबसे ज्यादा देखी है, क्योंकि मेरा घर सॉलिड है, मैं जिस पर बैठा हूँ, सोफा, बेड, कुर्सी, वो भी सॉलिड है, टेबल सॉलिड है, सारी चीजें मुझे जो दिखती हैं, मैं गाड़ी चलाता हूँ वो भी सॉलिड है, सब कुछ सॉलिड ही दिखता है। कुछ लोग हो सकता है लिक्विड का है कि मेरे चारों तरफ देखिए पानी भरा है, लिक्विड मैं ज्यादा देख रहा हूँ। कुछ लोग गैसेस का है, क्योंकि देखिए पूरा एटमॉस्फेयर गैसेस है। तो तुम्हारे चारों तरफ सबसे ज्यादा क्या है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है जानने पर कि हमारे चारों तरफ सबसे ज्यादा प्लाज्मा है, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको इन्वेंट किया गया सबसे बाद में, बहुत बाद में कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा है हम लोगों के चारों तरफ। ऐसा कैसे? क्योंकि प्लाज्मा ही सब कुछ है जो चमकता है। आजकल जो बना रहे हैं आर्टिफिशियल, वो तो प्लाज्मा बहुत ही कम मात्रा में। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया, सूरज, सारे तारे, इनसे ज्यादा क्या हो सकता है? इन्हें भी तो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये भी तो यूनिवर्स का पार्ट है। तो ये सूरज और तारे, ये सब प्लाज्मा है। ना इतनी गैसेज हैं, ना इतना सॉलिड्स है, ना ही इतना लिक्विड है, सबसे ज्यादा प्लाज्मा ही है यूनिवर्स में। समझ में आया? तो ये आपकी एक स्टेट हो गई। चौथी स्टेट हमें आपको बतानी थी, प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या होती है। अब लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है, वो है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बीईसी। ठीक है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, यानी बीईसी, ये इसकी कहानी शुरू होती है 1920 से। 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस थे, इन्होंने कैलकुलेशन की, एक नई स्टेट ऑफ मैटर की ये कैलकुलेशन कर रहे थे। तो इन्हें एक नई स्टेट मिली जिसे इन्होंने नाम दिया बोस नाम तो नहीं दिया इन्होंने ये कहा एक नई स्टेट हमें समझ में आ रही है। तो इन्होंने अपने हेल्प के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को बताया। तो दोनों ने मिलकर जब कैलकुलेशन की तो एक स्टेट, नई स्टेट इनको समझ में आई। तो
अब चूंकि दोनों ने इसका इन्वेंशन किया, दोनों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, इसलिए इसका नाम दिया गया बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। कंडेंसेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इसको ठंडा करने पर इन्होंने प्राप्त किया था। तो इन्होंने इसे प्राप्त नहीं किया था, बस इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन कर पाए थे, कुछ लिख पाए थे, कुछ बता पाए थे। इसको बनाया तो 1995 में बाद में गया था, ये बात की बात है। जिन वैज्ञानिकों ने 1995 में से बनाया था, 2001 में उन्हें उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले आप इतना देखिए कि 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट किया, जिसको इन्हीं के नाम पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट कहते हैं। इन्होंने कहा कि जब हम गैस को नॉर्मल गैस नहीं, बताऊंगा कौन सी गैस, जब हम गैस को बहुत लो टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, वेरी लो टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, बीईसी फॉर्म होता है, एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बनती है जिसे बीईसी कहते हैं। अब वेरी लो टेम्परेचर कितना हो सकता है, 0 डिग्री टेम्परेचर तो आप जानते ही है, एब्सोल्यूट जीरो। वेरी लो टेम्परेचर का मतलब है इसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है, इससे नीचे अभी तक केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के अनुसार इससे ठंडा कुछ होता ही नहीं है। क्या, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं, 0 केल्विन को। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करें तो ये ओके नहीं है, 0 केल्विन है। अगर डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज करें तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। सोचिए माइनस में 273 तक जाए, इतने टेम्परेचर तक अगर हम उस गैस को ठंडा करते हैं। आप किस गैस को, उस गैस का मतलब किस गैस को, ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैस देख रहे हैं, ये जो हमारे हाथ में जो गैस है अभी इतनी है, इसको हम अगर मैंने इसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, यानी प्रेशराइज्ड किया है, तो हमें तो इसका क्या होगा, डेंसिटी बढ़ गई। इतने में अगर इसके मॉलिक्यूल हैं गैस में, तो उनके लिए डिस्टेंस ज़्यादा है एक दूसरे के मॉलिक्यूल के लिए, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसी गैस के वॉल्यूम को हमने आधा कर दिया तो मॉलिक्यूल पास आ गए, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास आ गए तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल जितने सघन होते हैं वो उसकी डेंसिटी होती है। तो जो एयर है, हवा है, इसकी जो डेंसिटी है, उस डेंसिटी को सबसे पहले जिस गैस को आप गर्म कर रहे हैं, एयर की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी A1/1 लाख गुना टाइम्स, इतने टाइम्स उसको, इतने कम टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डेंसिटी घटानी पड़ेगी। जिस गैस को आपको कूल डाउन करना है, पहले उसकी डेंसिटी को इतना कम करना पड़ेगा जो हवा की डेंसिटी है उससे 1,00,000 गुना कम। पहले डेंसिटी घटाएंगे आप, सोच के भी हैरानी होती है, होप कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट हुआ है कि जो पूरी गैस है एटमॉस्फेयर में, उसकी जो डेंसिटी है इतनी, देखो डेंसिटी कि हम लोग आराम से हाथ पैर चला रहे हैं, हमें लगता ही नहीं कुछ है, जबकि कुछ है। अब इसका भी 1,00,000 गुना कम कर दो, हम लोग तो रह ही नहीं पाएंगे, हवा में उड़ेंगे, है ना। तो इस डेंसिटी को पहले हम करेंगे, गैस की कब डेंसिटी इतनी कम करेंगे, फिर उसको एब्सोल्यूट जीरो तक क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तब एक नए सब्सटेंस, नए मैटर की स्टेट मिलेगी, उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। इसलिए कहा गया है, कंडेंसेंट का मतलब होता है ठंडा करना। तो आज मैंने आपको 5 स्टेट जो है इसकी बताई है। जो 5वीं स्टेट थी बीईसी थी, और बीईसी किसको कहते हैं, जब नॉर्मल किसी गैस को हम उसका टेम्परेचर हवा की अपेक्षा 1,00,000 गुना कम करके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था हमें मिलती है, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट कहते हैं। चूंकि इसे 1920 में सबसे पहले किसने प्रिडिक्ट किया था, एसएन बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, उन्हीं के नाम पर इसको बीईसी नाम दिया गया। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में एक तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसके इंपॉर्टेंस, यूजेज बताए, इसके बाद मैटर्स की डेफिनेशन, मैटर क्या है, फिर मैटर के मैंने इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि आप पढ़ते आए हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा अब चूंकि आपको आगे पढ़ना है कंपटीशन के हिसाब से, तो 2 और स्टेट हैं, 4th स्टेट इज प्लाज्मा एंड 5th इज बीईसी। उनके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। अगले वीडियो में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।